NP5 हो जाएगा बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल is equal to 42 multiplied by n factorial upon n minus 3 factorial। यहां पर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर जैसे ये n माइनस 5 फैक्टोरियल है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, n माइनस 5 फैक्टोरियल को, अच्छा n माइनस 5 और n माइनस 3 में छोटा टर्म क्या है बताएंगे? n माइनस 5 और n माइनस 3 में छोटा टर्म क्या है? n माइनस 5 n माइनस 5। क्यों? क्योंकि n में से यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ n में से केवल 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ज्यादा छोटा टर्म हो गया n माइनस 5। तो छोटे वाले टर्म को एज इट इज रहने देंगे, मतलब n माइनस 5 फैक्टोरियल को तो एज इट इज छोड़ देंगे। मतलब ये ऐसे हो गया 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको ऐसे ही छोड़ो। ये हो गया 42 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन n माइनस 3 को फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 4। भाई n माइनस 3 से एक छोटा क्या होगा, n माइनस 3 माइनस 1 यानी कि n माइनस 4, then मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल। n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? यस अस्मी क्लियर है? यस सर। ठीक है, 1 is equal to 42 upon n minus 3 मल्टीप्लाइड बाई n minus 4। अब n minus 3 n minus 4 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n minus 3 n minus 4 is equal to 42। अब देखिए क्या करेंगे, n minus 3 एक टर्म है, कोई भी टर्म, और n minus 4 क्या है, उस टर्म से एक छोटी वैल्यू। n minus 3 एक टर्म है और n minus 4 क्या है, n minus 3 से एक नंबर कम वाला नंबर, एक नंबर कम। ठीक है, तो हम ये करेंगे, क्या 42 को इस तरह से लिखा जा सकता है कि नंबर मल्टीप्लाई बाई उससे जस्ट एक छोटा नंबर लिखा जा सकता है। 7 into 6 लिख सकता हूं मैं इसको। n minus 3 का मतलब है एक नंबर और n minus 4 का मतलब है उससे जस्ट एक छोटा नंबर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 6। 42 को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है, नंबर मल्टीप्लाइड बाई उससे जस्ट एक छोटा नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाई उससे जस्ट एक छोटा नंबर। 7 से जस्ट छोटा नंबर क्या है, 6। तो हम बोलेंगे चाहे तो आप n माइनस 3 को 7 के बराबर रख दीजिए, चाहे n माइनस 4 को 6 के बराबर रख दीजिए। वैल्यू सेम आएगी। इट इंप्लाइज दैट n minus 3 is equal to 7। It implies that n is equal to 10। बता दीजिए क्लियर है सभी को? इस क्वेश्चन को करने के देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर चाहें तो आप n minus 3 into n minus 4 करो, 7 into 6 42 है, उसको इस तरफ ले आओ और फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करोगे ना तब भी वैल्यू आपके पास यही आएगी 10। आपकी मर्जी है जैसा करना चाहें। पर्टिकुलरली परमुटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, परमुटेशन के क्वेश्चन में जब हमसे इस तरह की वैल्यू पूछी जाती है ना कि आप n की वैल्यू फाइंड आउट करो और परमुटेशन वाली टर्म की कोई आपको इक्वेशन दे रखी होती है, तो आप क्या करते हैं, आप नंबर मल्टीप्लाइड बाई उससे जस्ट एक छोटा नंबर, आप इस फॉर्मेट में अगर उसको लिख लोगे तो आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चक्कर में मत पड़ना, बिना मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप सीधा सीधा देखेंगे जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएंगे। जैसे ये 42 है ना, तो ये चेंज हो जाएगा 7 into 6 में। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ 30 होता तो 30 को मैं लिखता 6 into 5। मेरी बात सबको समझ में आ गई? सर हाँ जी बताइए। सर इसके बाद एक बार फिर से एग्जाम्पल 11 का परम्यूटेशन वाला बता दो। एग्जाम्पल 11 का परमुटेशन वाला अभी बता रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, सेकंड पार्ट कर दो उसका। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट लिख जाओ। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट दे रखा है np4 अपॉन n minus 1 p4। np4 upon n minus 1 p4 is equal to 5 upon 3।
इज इक्वल टू 5/3। ये हमको रिलेशन दे रखा है। अब आप क्या करिए, सबसे पहले तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाओ उसमें। np4 का मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 - 4 n-1 - 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। ये हो गया। अब क्या करिए, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए n फैक्टोरियल इंटू n-1 - 4 मतलब n-5 फैक्टोरियल। सबसे ऊपर वाला, सबसे जब ऊपर भी रैशनल फंक्शन होता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और नीचे भी रैशनल फंक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसको कैसे लिखते हैं, कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है। n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। इसके बाद जो छोटा टर्म होता है उसको तो एज इट इज छोड़ देते हैं। जैसे n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल में छोटा है n-1, तो n फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा n मल्टीप्लाइड बाई n-1 फैक्टोरियल। n-5 और n-4 में छोटा है n-5, तो इसको एज इट इज छोड़ो। n-5 फैक्टोरियल अपॉन n-4 को आप लिखोगे n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल is equal to 5/3। n-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n-5 फैक्टोरियल और n-5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। दृष्टि क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है, n अपॉन n-4 is equal to 5/3। अब देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप करिए इसको सॉल्व। 5 इंटू n-4 is equal to 3 into n। 5n minus 20 is equal to 3n। 3n को इधर ले आओ, 5n minus 3n minus 20 को उधर ले जाओ, प्लस 20। ये हो गया 2n is equal to 20। 2 10s are 20। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 10। इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 12 हुआ। और कृतिन तुम्हारा डाउट बता रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 11 जो है, एग्जांपल नंबर 11 को हमने दो तरीकों से करा था। एक तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और दूसरा मेथड था यूजिंग परमुटेशन। तो परमुटेशन यूज करके मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझना। एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल 11 में क्या था, how many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 if the repetition of the digits is not allowed। ठीक है, तो कहां से कहां तक देखना है, 100 से स्टार्ट करके 1000 के बीच बीच के नंबर। तो क्लियरली all the numbers lying between all the numbers lying between 100 and 1000 will be 3-digit numbers। सारे के सारे 3-digit नंबर्स होंगे। ठीक है, 100 से 1000 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 3-digit नंबर होंगे। अब वो जितने भी नंबर्स हैं वो कितने होंगे, 100 और 1000 के बीच में नंबर कितने लाई करेंगे, हम ये करेंगे 100 और 1000 के बीच में नंबर लाई करेंगे टोटल 900। ठीक है, 101 से लेकर और 999 तक हमारे पास नंबर होंगे टोटल 900। ये तो सभी बच्चों को समझ में आता है? Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसमें इन्होंने ये पूछा है कि हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं कि उन्हीं नंबर्स को यूज करके मुझे वो 3-digit नंबर बनाने हैं। तो हम लिखेंगे डिजिट्स अवेलेबल
जो डिजिट्स मेरे पास हैं उनकी बात करूंगा मैं। डिजिट्स अवेलेबल ये हैं 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो ये टोटल 6 डिजिट्स हैं। मेरे पास यही डिजिट्स अवेलेबल हैं। मुझे ये डिजिट्स यूज करके ही मुझे नंबर बनाने हैं, और नंबर बनाएंगे कितना, 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि मैं इसमें ना एक काम करूंगा। यहां लिख रहा हूं मैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। सबसे पहले मैं सोचूं इसमें कि 3 डिजिट नंबर, इन डिजिट्स को यूज करके मैं 3 डिजिट का नंबर किस तरीके से बना सकता हूं, इन डिजिट्स को यूज करके। तो हम ये कहेंगे कि टोटल डिजिट्स कितनी अवेलेबल है मेरे पास, 6, और 6 में से मुझे 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं और फिर उन्हीं को मुझे अरेंज करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6p3। पहले ये बताइए, ये चीज क्लियर है? 6p3 6 डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल है। इन 6 में से 3 डिजिट्स को सेलेक्ट करके और उनको आगे पीछे अरेंज करना है। ये समझ में आ गया? पहले ये बताइए प्रतीक, ये चीज क्लियर है? 6p3 मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज किसी को भी नहीं आ रही है क्या? Yes. आ रही है सर। आ रही आ रही है। कृतिक ने क्वेश्चन पूछा था, किधर गया? सर चाय पी रहा हूँ, देख रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना इतना? 6p3। यस सर। सर इसके बाद 5p2 है, उसके बाद से समझना है। अब बताता हूँ। अब मैं क्या करूंगा इसमें, -5p2 क्यों करेंगे? इसमें क्या होगा, 6p3 में हमारे पास कुछ ऐसे नंबर भी आ जाएंगे जिसमें पहले प्लेस पर जिसमें 0 आ जाएगा। जिसमें पहले प्लेस पर 0 आ गया, वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे नंबर्स हो जाएंगे 2 डिजिट नंबर। और वो जो 2 डिजिट नंबर होंगे ना, वो 2 डिजिट नंबर बनेंगे इन 5 डिजिट्स में से, 1 2 3 4 5 में से। तो मुझे क्या करना है, मुझे वो 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, तो मैं वो 2 डिजिट नंबर इसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे, और वो भी वो वाले नंबर होंगे जिनके पहले प्लेस पर 0 नहीं होगा। अगर समझ में आ गया तो बताइए। -5p2, ये तो समझ में आ गया। 6p3 -5p2 क्यों करा है, बताइए। Yes. कृतिक बताओ। यस सर। ठीक है, इसके तो 6 बाद, - 3 हाँ इसके बाद की फैक्टोरियल। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर, बस ये समझना था, वो उस दिन लैपटॉप डाउन हो गया था, शट डाउन। ठीक है, ये बताओ, ये चीज समझ में आ गई? 5p2 सबट्रैक्ट क्यों करा है? सर ये समझ नहीं आया बस। दोबारा बताता हूँ, आप दोबारा से समझिए। जैसे 6p3 है, सिर्फ अगर मैं 6p3 की बात करूं तो 6p3 का मतलब ये है कि मैंने 6 डिजिट्स में से कोई 3 डिजिट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये 6 डिजिट्स हैं मेरे पास, 0 1 2 3 4 5। मैंने कोई 3 डिजिट सेलेक्ट करी, अब मैं उनको आगे पीछे अरेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने 3 डिजिट सेलेक्ट करी, 0 1 2, तो एक नंबर बनेगा 102, एक नंबर बनेगा 120, एक नंबर बनेगा 201, एक नंबर बनेगा 210। ठीक है, लेकिन एक नंबर ऐसा भी तो बनेगा, ये 012, एक नंबर ऐसा भी बनेगा 021। तो क्या ये 3 डिजिट नंबर है? नहीं ना, ये जो नंबर है ये 2 डिजिट नंबर है। और इसी तरीके से 0 को यूज करते हुए बहुत सारे नंबर ऐसे बनेंगे जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पर आएगा। तो जिन जिन नंबर्स में 0 फर्स्ट प्लेस पर आएगा वो सारे 2 डिजिट नंबर होंगे। ठीक है भाई, 012 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, आप इसको 0 को हटा दो। ठीक है, तो ये 12 बन गया। 021 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, आप 0 को हटाइए। तो फर्स्ट प्लेस पर कभी भी 0 लिखा नहीं जाता। लेकिन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 6p3, इस फॉर्मूले के हिसाब से कुछ नंबर्स मेरे पास, सारे नहीं, कुछ नंबर्स मेरे पास ऐसे भी आएंगे जिनमें फर्स्ट पोजीशन पर 0 आ जाएगा। जैसे
045 023 025 053 इस तरह के नंबर आ रहे हैं। तो ये वाले जो नंबर्स है ना, इनमें फर्स्ट पोजीशन पर 0 आ रहा है, तो ये 3 डिजिट नंबर में काउंट नहीं होंगे, ये आएंगे 2 डिजिट नंबर में। तो इसमें 6p3 में आपके 2 डिजिट नंबर्स भी आ गए, इंक्लूड हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी पहली पोजीशन पर 0 आ रहा है, तो पहली पोजीशन पर 0 बाई दिस फॉर्मूला तो वो 3 डिजिट नंबर माना जाएगा, लेकिन बाई मैथमेटिक्स अगर किसी नंबर में फर्स्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पर 0 आ जाता है तो उसको हम काउंट नहीं करते, वो 0 बिल्कुल बेकार में लिखा रहता है। ठीक है, तो इसलिए 6p3 में हमारे पास 2 डिजिट नंबर भी आ गए। 2 डिजिट नंबर वो जिनमें शुरुआत में 0 आता है। अब उन 2 डिजिट नंबर्स को मैं इनमें से रिमूव करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो 3 डिजिट नंबर ही चाहिए, lying between 100 and 1000 using these 6 digits। तो वो जो 2 डिजिट नंबर आएंगे उनमें सिर्फ ये 5 टर्म ही तो यूज होंगे, 5 डिजिट से तो यूज होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? वो 2 डिजिट नंबर होंगे बेटा 5p2। इन 5 डिजिट्स को यूज करके ही तो बने 2 डिजिट नंबर, तो ये हो जाएंगे 5p2। तो ये 2 डिजिट नंबर्स को इन 3 डिजिट नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स बचेंगे। बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन तो कर लोगे ना अपने आप? यस सर। Yes, ठीक है, sir. ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। अच्छा, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ करे पुराने क्वेश्चंस में भी तो प्लीज पूछ लिया करो, जैसे अभी कृतिन ने पूछा। इसी तरीके से अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पुराना भी ऐसा लगता है जो अभी नहीं आया समझ में, और उसकी वजह से मैं अटक रहा हूँ, मुझे आगे की चीजें नहीं आ रही हैं समझ में, तो प्लीज पूछ लिया करो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 है, फाइंड स्मॉल r if 5 into 4pr is equal to 6 into 5pr minus 1, 5pr minus 1। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है मुझे, r फाइंड आउट करना है इसमें। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाइए, 5 तो एज इट इज है ही, 4pr का फॉर्मूला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस फैक्टोरियल, तो 5 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा, ये जो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में, इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? बताइए एकांश, ये चीज समझ में आती है? 5 इंटू 4 Yes, sir. फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में है 4 माइनस r फैक्टोरियल, अभी इसको एज इट इज छोड़िए आप। फिर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है, इसको मैं 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ लेकिन लिखूंगा नहीं, रीजन आप अपने आप ही समझ जाएंगे। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में है बेटा 5 माइनस r और माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को मैं 6 फैक्टोरियल लिख सकता था, लिखा इसलिए नहीं क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये आ गया 1 अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 यानी कि 6 माइनस r फैक्टोरियल। करेक्ट, इसके बाद मैं आगे पहुंचता हूं उस तरफ। मनन, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? Yes.
तो 1/4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन, अब जैसे ये 6 माइनस आर फैक्टोरियल है, इसमें से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, खुद बताइए क्या हो जाएगा। 6 माइनस आर माइनस 1 यानी कि 5 माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा वो। तो मैं लिख रहा हूँ 6 माइनस आर, इससे एक छोटा नंबर क्या हो जाएगा 5 माइनस आर, उससे एक छोटा नंबर क्या हो जाएगा 4 माइनस आर, इससे छोटा नंबर मैं लिखूंगा नहीं, फैक्टोरियल लगा दूंगा इसके आगे। ये समझ में आता है। 6 माइनस आर से एक छोटा नंबर क्या हो जाएगा, खुद देखिए। 6 माइनस आर माइनस 1, ये क्या हो गया 5 माइनस आर। इसीलिए 6 माइनस आर फैक्टोरियल को मैंने लिखा 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर, फिर 5 माइनस आर से एक छोटा नंबर क्या हो जाएगा, खुद देखिए। 5 माइनस आर माइनस 1, माइनस आर तो ऐसे ही रहेगा, और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस आर, करेक्ट। 4 माइनस आर, 4 माइनस आर फैक्टोरियल से 4 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर को इधर ले आओ, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इज इक्वल टू, अब खुद देखिए एक नंबर और उससे जस्ट एक छोटा नंबर, नंबर और उससे जस्ट एक छोटा नंबर, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 into 2. बिल्कुल ठीक, 6 को लिखिए 3 into 2, चाहे 6 माइनस आर को 3 के बराबर रखो, चाहे 5 माइनस आर को 2 के बराबर रखो, रिजल्ट सेम आएगा। 5 माइनस आर इज इक्वल टू 2, मतलब r इज इक्वल टू, r को इधर ले गए, 2 को इधर ले आए, 5 माइनस 2, r इज इक्वल टू 3। बताइए सबको क्लियर है ये, सभी को क्लियर है। सर सेकंड स्टेप दोबारा समझा दीजिए। हाँ दोबारा बता रहा हूँ, देखिएगा सेकंड वाला स्टेप ये वाला ना, यस सर। ये वाला ना, देखिए इसमें मैंने क्या करा है कि जैसे 5 इंटू 4pr है, तो 4pr को मैं लिखूंगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, फिर 6 तो यहाँ पर था ही 5 pr माइनस 1, इसको मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 5 माइनस आर माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस आर और माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 1 यानी कि 6 माइनस आर फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आ गई इधर वाली, यस सर। है ना। और इस तरफ देखिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, यस सर। है ना। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1 अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 माइनस आर फैक्टोरियल। बोलिए ठीक है सर। ठीक है, आगे का क्लियर है। यस सर। ठीक है, सर अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें करते तो सर r की वैल्यू 8 भी तो आ सकती है। आर की वैल्यू 8 आ सकती है। हाँ नहीं बेटा 8 नहीं आएगी, हो सकता है -8 आ रही हो, और आर की नहीं वैल्यू, सर +8 ही आ रही है। अच्छा एक मिनट रुको देखता हूँ। ये हमारे पास है 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर, तुमने बोला 6 माइनस 6 5 जा 30, और ये -6 आर और -5 आर और प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इसको इधर ले आओ, ये हो गया आर स्क्वायर -11 आर प्लस 30 -6 इज इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर -11 आर प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आर स्क्वायर -8 आर -3 आर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। -8 और -3 -11 हो जाएगा, -8 इंटू -3 हो जाएगा प्लस का 24। क्या तो ठीक है तुम, ऐसे कैसे भी देखता हूँ। 6 माइनस आर 5 माइनस आर हो गया, आर की वैल्यू 3 आ गई, और वैसे देख रहे हैं तो आर की वैल्यू ऐसे भी 3 आ गई। अच्छा हाँ अभी बताता हूँ, देखो जैसे मैंने आर लिया ना,
तो r लेने के बाद में ये आ गया r-8 और यहाँ से -3 लिया तो ये आ गया r-8 इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे हो जाएगा r-8 इंटू r-3 इज इक्वल टू 0। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि r की वैल्यू 8 भी आ सकती है और r की वैल्यू 3 भी आ सकती है, लेकिन मुझे ये देखना होता है कि सबसे छोटा जो फैक्टोरियल डिफाइंड होता है ना वो होता है 0 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू 1 होती है। अभी मैंने प्रूव करके नहीं दिखाया, वो प्रूव करके भी दिखाऊंगा आपको। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता। तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बेटा 4pr है, 4pr, तो ये क्या हो जाएगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए, r की जो वैल्यू आई है उससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप ये देखिए अगर मैं 4p8 कर देता हूँ ना, मतलब r की वैल्यू अगर मैं 8 ले लेता हूँ तो 4p8 करने से ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 8 यानी कि -4 फैक्टोरियल। ये डिफाइंड नहीं होगा, समझ गए? तो फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव वाला डिफाइंड नहीं होता। ये मेरी बात समझ में आ गई ऐश्वर्या? यस सर। ठीक है, तो जो नीचे लिखा जाता है ना यहाँ पर NPR, वो हमेशा R जो है वो N से छोटा होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी R को 8 ले लूंगा तो ये 5p7 हो जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में -2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इसलिए R इज इक्वल टू 8 को नहीं लेंगे, समझ गए? यस सर। सर फिर बुक में भी गलत दिया हुआ ना ये, बुक में क्या 8 ले रखी है क्या वैल्यू? r इज इक्वल्स टू 8,3 दिया हुआ है। एक मिनट रुको, हाँ ये गलत दे रखा है। r इज इक्वल टू 8,3 दे रखा है ना, ये पूरी तरह से गलत है, r 8 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो r की वैल्यू आपको सिर्फ 3 लेकर चलनी है और मेथड ये वाला ठीक है। आप अगर क्वाड्रेटिक से भी करेंगे तो इसको ना एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में देख लेना कि कहीं r n से छोटा तो नहीं है। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। अच्छा, एग्जांपल नंबर 14 करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। देखिए आज ना 12th क्लास का रिजल्ट आया है, तो 12th क्लास में मेरे पास जितने भी बच्चे थे सबने लगभग अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेज दी है। और मैं क्या आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा था, पहले भी मैंने बताया था कि जैसे आपका जो ग्रुप है ना, आप अपने ग्रुप की डीपी देखिएगा। ग्रुप की जो डीपी है उसमें मैंने जितने भी बच्चे हैं जिन जो टॉप स्कोरर्स थे हमारे बैच के, उन सबकी फोटोग्राफ और फोटोग्राफ के साथ साथ उनके मैथ्स और साइंस के मार्क्स मैंने डिस्प्ले करे थे और उसका मैंने न्यूज़पेपर में निकलवा कर और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। तो अच्छा लगता है काफी, वो काफी अच्छा लगता है। मैं किस लिए करवा रहा हूँ वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको भी पता ही है। मैं तो करा रहा हूँ, वो प्रमोशनल एक्टिविटी है, ठीक है, एक तरह से एडवर्टीजमेंट है कोचिंग का। लेकिन आप लोग भी देखिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। मैं इस बार क्या करूंगा, इस बार मैं न्यूज़पेपर में वो निकलवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर सोसाइटीज में न्यूज़पेपर आ नहीं रहे। मैं उसको डिजिटली फॉरवर्ड करूंगा, या तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टा पर, बस इन 3 जगह पर मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा। तो आप लोग भी खुद देखेंगे, जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा ना तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आपका नाम भी डिस्प्ले हो रहा है विद योर फोटोग्राफ, और अच्छा लगेगा आप लोगों को, मतलब देयर इज अ गुड फीलिंग। किसी भी स्टूडेंट ने आज तक ये नहीं कहा है कि सर ये अच्छा नहीं लगा, आपने हमारी फोटो क्यों निकाली। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं फोटो किस लिए ले रहा हूँ। तो इसलिए आप अपनी फोटो भेज दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट ये बोलता है कि हाँ सर मैं अभी दे रहा हूँ, मैं तभी दे रहा हूँ। मेरे लिए बड़ी जल्दी होती है कि मैं फटाफट फटाफट उसको निकलवा कर सर्कुलेट करूँ। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है किसी न किसी बच्चे की फोटो रह जाती है। फिर ये रहता है कि सर आपने उसकी फोटो तो निकाल दी, मेरी फोटो नहीं निकाली। तो मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ, जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा ना तो वो जो 2-3 दिन होते हैं, वो 2-3 दिन बहुत अच्छा लगता है चारों तरफ से। और हो सकता है आप में से इस टाइम कोई बच्चा नेगेटिव भी सोच रहा हो कि नहीं पता नहीं सर कैसी बात कर रहा है, मेरा रिजल्ट तो कोई अच्छा नहीं आने वाला है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए इस चीज को तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा। सिर्फ अपनी कोई एक अच्छी फोटोग्राफ जो आप चाहते हैं, जैसे मैंने एक प्रॉपर एक पैम्फलेट डिजाइन करवाया था। उस पैम्फलेट में मैंने सभी जो टॉप स्कोरर्स थे बच्चे, उनकी फोटोग्राफ विद देयर मार्क्स, तो उनके ओरिजिनल मार्क्स के साथ में वो फोटो मैंने निकलवाई थी। ठीक है ना। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बड़े भाई बहन मेरे से पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी ऐसे ही अपनी फोटोग्राफ्स दी थी और अच्छा लगा था। सोसाइटी में भी
आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो आपको अभी तक नहीं जानते या अभी तक सिर्फ आपका चेहरा देखा है, लेकिन फिर उसके बाद वो आपका रिजल्ट देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और वहां से भी आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन के बहुत फोन आते हैं। तो वो जब 10th का और 12th का जब रिजल्ट आता है तो 2-3 दिन ऐसे रहते हैं कि सब जगह से फोन आते हैं और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं सारे स्टूडेंट्स, पूरे साल की मेहनत सफल हो जाती है। तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं कोई भी अपनी जो आपको अच्छी लगती है फोटो, अब वो कोई यो यो वाली फोटो मत भेज देना जो आजकल तुम डीपी पर लगाते हो, कोई अच्छी सी जिसमें डिसेंट लग रहे हो, ऐसी कोई अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो मैं वो फॉर्मेट पहले से ही बनाकर रखूंगा। ठीक है ना? मेरी बात सभी को समझ में आ गई ना? या नहीं, अभी रिजल्ट के लिए तैयार ही नहीं है आप लोग? अरे मेरी आवाज आ गई सबको? Yes, sir. हाँ यार कुछ तो बोल दो। यस सर। बच्चों ने भेजी है बस, ठीक है ना? तो अर्श ने भेजी अपनी फोटो, तो अर्श के जैसी फोटो भेजना, मुस्कुराते हुए अच्छी फोटो, अच्छा ही रिजल्ट आएगा आप लोगों का। चलिए। सर मैंने भी जरूरी नहीं था भेजी थी, आ गई थी। हाँ हाँ तुम्हारी भी आई थी, तुम्हारी भी आई थी, हाँ कल ही सर, आई ये थी। जरूरी नहीं था, हाँ ये कहना जरूरी नहीं था। अरे नहीं नहीं, वो तो जब आएगा तुम्हारा रिजल्ट तुम देखना, अच्छा ही आएगा रिजल्ट। मुस्कुराती हुई फोटो थी, अच्छी फोटो थी। चलिए तो भेज देना बेटा, क्योंकि फिर ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मैं फिर फोन कर करके सब जगह से फोटो कलेक्ट करता हूँ, फिर उनको छपवाता हूँ, फिर एडजस्ट करवाना होता है, वो पूरा फोटोशॉप में वो बनाते हैं। तो इसलिए आप भेज देना तो थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा, मैं पहले से अरेंज करके रखूंगा उनको। ठीक है? चलिए जी मैं नेक्स्ट देखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 14। Example number 14 है, find the number of different 8-letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter। तो अब मेरे पास जो वर्ड है, जो पूरा वर्ड दे रखा है, वो वर्ड है डॉटर। तो D A U G H E E R, डॉटर ये वर्ड है। और फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8-letter अरेंजमेंट्स, इसमें कितने वर्ड अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। तो इन्हीं अल्फाबेट्स को मुझे आगे पीछे अरेंज करना है, मतलब मुझे इनका परमुटेशन करना है, अरेंजमेंट करना है। अच्छा, so that all vowels occur together, all vowels occur together। तो पहले ये देखिएगा ये vowels कितने हैं इसमें? A U 3 है। और E, ये 3 vowels हैं, all vowels occur together। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना होगा? Let all the 3 vowels be a single alphabet। Let all the 3 vowels be a single alphabet। जो 3 के 3 vowels हैं उनको एक सिंगल अल्फाबेट मान लीजिए। कैसे? A U E, इनको एक सिंगल अल्फाबेट मानो। बाकी अल्फाबेट कितने बचे? 1 2, लिख दीजिए D G H P R। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल अब मेरे पास 6 अल्फाबेट्स हो गए, वॉवल को सिंगल अल्फाबेट मानते हुए, क्योंकि मुझे तीनों वॉवल्स को एक जगह चिपका कर रख देना है। ठीक है? तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ words where all the vowels number of words where all the vowels occur together। तो कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 और all the vowels, ये तीनों के तीनों vowels एक साथ आएंगे तो इनको एक जगह
बांध कर रख दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास अल्फाबेट हो गए 1, ये तो एक अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6, तो इनका परमुटेशन हो जाएगा 6p6। 6p6 का मतलब है कि अब मेरे पास कितने हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स मेरे पास 6 हैं, और उन्हीं को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मेरे को अरेंज करना है। तो 6p6, ठीक, 6 में से 6 को ही सेलेक्ट करके आगे पीछे अरेंज करना है। ऐसा नहीं है कि 6 में से 3 को सेलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है, नहीं, 6 में से 6 को ही सेलेक्ट करेंगे और उनको अरेंज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, उन्होंने कहा ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, ये वॉवल्स एक साथ आएंगे, ठीक है, लेकिन ये वॉवल आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, तो अब इनका भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा, ए यू और ई का, है ना, तो इनका आपस में अरेंजमेंट होगा बेटा 3 कि भाई इनको भी आपस में आप अरेंज करेंगे तो वो भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, बताइए, ये बताइए, ये सबको समझ में आया कि नहीं? मैं सीधा यस सर। से बता रहा हूँ, देखिए होगा क्या कि आप ये देखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ, अगर किसी को भी नहीं समझ में आया दोबारा से समझिए। देखिए ये 6 पीस, जैसे ये है ए यू ई, तो मान लीजिए एक तो वर्ड ये बन गया ए यू ई डी जी एच टी आर, डी जी एच टी आर, फिर हमने क्या करा, इस ए यू ई को यहाँ बीच में ले आए, डी ए यू ई जी एच पी आर, ऐसे ही फिर ये ए यू ई आगे आ जाएगा, तो ये ए यू ई आगे पीछे अरेंज होने लगेगा, तो हमारे पास एक तो नंबर ऑफ वर्ड्स वो आ जाएंगे, तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स तो होंगे 66, लेकिन फिर क्या होगा, ये जो ए यू ई है ये भी तो आगे पीछे होगा, यू ए ई बन जाएगा, ई ए यू बन जाएगा, ई यू ए बन जाएगा, तो ये भी तो आगे पीछे अरेंज होंगे, तो अरेंजमेंट, ये जो 3 वॉवल्स हैं, ये 3 वॉवल्स भी अपने आप में आगे पीछे अरेंज होंगे, तो वो भी नए वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक। तो 6p6 इंटू 3p3, ये समझ में आ गया सबको, अब क्लियर है? यस सर। यस सर। प्रियांशी, लक्ष्य, समक्ष, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, पक्का ना, क्लियर है? अब देखिए 6p6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 मतलब 0 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 मतलब 0 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो 6 फैक्टोरियल हो गया। डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल हो गया, वो होता है 1, फिर है 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1। अब देखिएगा 6 5 जा 30, 4 जा 120, 6 5 जा 30, 4 जा 120, 3 जा 360, 2 जा 720, 720 multiply by 3 2 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और 14320 वर्ड्स। बताइए क्लियर है सभी को? अनुवाद यस सर। ठीक है, चलिए जी, 4320 तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, इन्होंने बोला इसमें तो ये था कि ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, फिर है ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ये समझते हैं, एक मिनट। चलिए जी, अब हम बोलेंगे सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर ऑल vowels do not
occur together. Number of words where all vowels do not occur together. इसमें हम लिखेंगे यहाँ all possible 8 alphabet numbers, 8 alphabet numbers minus number of words where all vowels occur together. शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो अगर इसमें ये जो डॉटर शब्द है ना, जो डॉटर वर्ड है, इसमें इस डॉटर वर्ड में आप ये देखिएगा कि इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं। इसमें 8 अल्फाबेट्स हैं और हमें 8 अल्फाबेट का ही वर्ड बनाना है। आगे पीछे उनको अरेंज करेंगे। तो अगर किसी तरीके की कोई वॉवल कॉन्सोनेंट कोई कंडीशन नहीं दे रखी है आपको, तो ऑल पॉसिबल 8 अल्फाबेट वर्ड्स कितने होंगे? 8p8, मतलब 8 में से 8 को ही सेलेक्ट करेंगे और आगे पीछे अरेंज करते रहेंगे। तो वो हो जाएगा ऑल पॉसिबल 8 अल्फाबेट नंबर्स नहीं, सॉरी वर्ड्स, 8 अल्फाबेट वर्ड्स। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8p8। और इसमें से अगर मैं वो वाले वर्ड सब्ट्रैक्ट कर दूं जिसमें वॉवल एक साथ अगर कर रहे हैं, जिसमें वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, तो अगर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से मैं वो वाले वर्ड सब्ट्रैक्ट कर दूं जिन वर्ड्स में वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स बचेंगे जिसमें वॉवल्स एक साथ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई एकांश? हमने ये बोला कि 8p8 का मतलब क्या है कि 8 में से 8 ही मैंने डिजिट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उनको आगे पीछे मैंने अरेंज किया। तो ऑल पॉसिबल 8 अल्फाबेट नंबर वर्ड्स वो तो मेरे पास आ गए 8p8। ऑल पॉसिबल 8 अल्फाबेट वर्ड्स वो आ गए 8p8। उनमें से वो वाले वर्ड्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जिनमें वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब मेरे पास वो वर्ड्स आ जाएंगे जिनमें वॉवल्स एक साथ नहीं आ रहे हैं। बताइए प्रियांशु, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, देखिएगा। हर्ष बताओ, क्लियर है हर्ष? यस सर। ठीक है, मंगल? यस क्लियर। ठीक है, चलिए ठीक। अब 8p8 का मतलब हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल माइनस 4320, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 माइनस 4320। अब देखिएगा कि ये मेरे पास 654321 इन सब का मल्टीप्लीकेशन 720 के बराबर था। तो ये तो 720 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 720 हो गया, और 8 7 हो गया 56। 56 into 720 minus 4320, तो 720 into 56, 6 zeros are 0, 6 2s are 12, 1 carry, 6 7s are 42 और 1 43, 5 zeros are 0, 5 2s are 10, 1 carry, 5 7s are 14 और 1 15, 0 2 3 9 19320, 19320 minus 4320 कितना आ गया? तो जी 40320 नहीं आएगा? 40 यहाँ पर कह रहे हो या इधर? सर इधर 720 into 56 is equals to 40320। अच्छा अभी देखता हूँ। सर 5 into 720 36 00 होता है ना? अरे हाँ मैंने ये गलत लिख दिया, सॉरी।
हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा 5 0 0, 5 2 10, 1 कैरी आ गया, 5 7 35, 5 7 35 और 1 36, ठीक है। तो ये 0 2 3 0 3 हो गया, 4 6 10 हो गया, 4 0 3 2 0, बिल्कुल सही। 4 0 3 2 0, तो 40,320 माइनस 4,320 कितना आ जाएगा? 36,000। बताइए जी, सभी को क्लियर है? समझ गए? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15। ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाओ, पानी पी रहा हूँ मैं जरा। जरा आप लोग देखें कैसे करना है इसको। Example number 15. In how many ways can 4 red, 3 yellow, and 2 green discs can be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable? If the discs of the same color are indistinguishable, मतलब जो सेम कलर की डिस्क है वो हर तरह से एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं, उनको हम अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो देखिएगा क्या करना है इसमें। देखते हैं जी। In how many ways can 4 red, 3 yellow, and 2 green discs be arranged? तो मेरे पास डिस्क है अलग अलग कलर की। रेड कलर की डिस्क है और 4 डिस्क है रेड कलर की, 3 डिस्क है येलो कलर की, और ग्रीन कलर की 2 डिस्क। रेड 4, येलो 3 और ग्रीन कलर की 2 डिस्क है। How many ways can they be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable? तो ये ऐसा हो गया कि जो एक कलर की डिस्क है उनको मैं अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, उनमें किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं है। तो आप ये देखिए, 4 तो रेड कलर की डिस्क हैं, आर 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 आर, 3 येलो कलर की डिस्क हैं, येलो येलो येलो, और 2 ग्रीन कलर की डिस्क हैं, ग्रीन ग्रीन। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे कि अल्फाबेट्स हैं और अल्फाबेट्स को आगे पीछे में अरेंज करता हूँ, तो ये वही वाला हो गया कि इनमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे। मैं ये देखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क मेरे पास कितनी है, 9 फैक्टोरियल। इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which these discs can be arranged, in which these discs can be arranged। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिस्क हो गई बेटा 9 फैक्टोरियल, लेकिन इनमें बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली डिस्क कितनी है, जो बिल्कुल सेम डिस्क है। 4 तो रेड है, तो लिखिएगा डिनोमिनेटर में 4 4 फैक्टोरियल, और 3 येलो है तो डिनोमिनेटर में लिखिएगा 3 फैक्टोरियल, और 2 ग्रीन है तो डिनोमिनेटर में लिखिएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल।
और डिनोमिनेटर में है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 into 1। देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 तो ये 6 कैंसिल हो गया और 2 4 जा 8, ये सब अब डिनोमिनेटर में 1 आ गया। तो अब मेरे पास आ गया 9 4 जा 36 एंड 7 5 जा 35। तो 36 into 35 ये मल्टीप्लाई करना है, तो 36 into 35 हो जाएगा 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 180, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 0 8 8 16, 1 कैरी आ गया, 1 plus 1 2 1 2 6 0। तो ये आ गया 1 2 6 0। बताइए जी क्लियर है? 1 2 6 0 क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखिएगा, अब नेक्स्ट करना है एग्जांपल नंबर 16। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में मेरे को नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताना है, मतलब इंडिपेंडेंस को ही, जो इंडिपेंडेंस वर्ड है इसके अल्फाबेट्स को आगे पीछे हर तरह से अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which the letters of the word I N D E P E N D E N C E can be arranged। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो गया बेटा इसमें, आप ये देखेंगे कि इसमें ना लेटर्स कितने हैं, जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स तो 12 हो गए। तो आप लिखिएगा इसमें न्यूमरेटर में लिखिएगा बेटा 12 फैक्टोरियल। अब ये देखिए कि कुछ रिपीट भी हो रहा है क्या, बिल्कुल देखते हैं। देखिए आई सिर्फ एक बार आ रहा है, ठीक है, एन कितनी बार आ रहा है 1 2 3, देयर आर 3 एन्स, तो ये हो गया डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल। फिर डी देखिए, डी कितनी बार आ रहा है 1 2, तो ये 2 बार आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में लिखिएगा 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद देखिएगा ई कितनी बार आ रहा है 1 2 एंड 3 4 टाइम्स, ई इज कमिंग 4 टाइम्स, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। फिर पी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। एन कितनी बार आ रहा है 1 2, अच्छा एन तो मैं लिख चुका हूँ, पहले ही लिख चुका हूँ, ठीक। और फिर डी भी मैं देख चुका हूँ, ई भी देख चुका हूँ, एन हो गया सी, सी आ रहा है सिर्फ एक बार, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो ये हो जाएगा 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 into 2 into 1, 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 into 1, और 4 फैक्टोरियल से ये वाला 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए 3 into 2 into 1 क्या हो गया 6, ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 into 1 मतलब 2, 2 4 जा 8, ठीक है। अच्छा 12 into 11 होता है 132 मल्टीप्लाइड बाई 9 into 10 यानी कि 90, 132 मल्टीप्लाई बाई 9 4 जा 36 into 10 360, और फिर इधर बचा 35,
132 multiplied by 360 into 30, 36 into 35, अब ये भी कर रहा था 1260, एक जीरो और लगा दो 12600, 132 और 126 को मल्टीप्लाई करो। अस्मी और मन्नत बताइए बेटा, सब समझ में आ रहा है ना ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। 6 to the 12 1 कैरी आ गया, 6 to the 18 और 1 19 1 कैरी आ गया, 6 1 the 6 और 1 7, 2 to the 4 2 3 the 6 2 1 the 2, उसके बाद 2 3 और 1, ये 2 हो गया, 9 plus 4 13 हो गया, 1 कैरी आ गया, 1 plus 7 8 plus 6 14 plus 2 16, 1 कैरी आ गया, 1 plus 2 3 plus 3 6, 16632, 1663200। ठीक है, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, 1663200। उसके बाद ये बोल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इनमें से ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि इनमें से कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिन वर्ड्स में जो हमारे जो नए वर्ड्स बने हैं वो पी से स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, नंबर ऑफ वर्ड्स। 1 मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा जरा। हाँ जी, अब ये पूछ रहे हैं इसमें कि नंबर ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ पी, दैट स्टार्ट विद पी। तो देखिए ये बड़ा आसान है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो पहली पोजीशन है ना, पहली पोजीशन पर आप पी को फिक्स कर दीजिए, बस पहली पोजीशन पर पी फिक्स हो गया। और बाकी आप देखिएगा कि इनमें पी सिर्फ एक ही आ रहा है, एक ही पी है और कोई पी नहीं है। तो पहली पोजीशन पर पी को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास अल्फाबेट्स कितने बचे, 1 2 3 4, पी को हटा दो, 5 6 7 8 9 10 11, अब मेरे पास 11 अल्फाबेट्स बचे। तो पहली पोजीशन पर तो पी फिक्स हो गया, अब आगे की पोजीशन पर जो 11 अल्फाबेट्स है उन्हीं को अरेंज करना है। तो बेटा ये हो जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विद पी, ये हो जाएगा मेरे पास, बिकॉज मेरे को सिर्फ आगे के 11 अल्फाबेट्स को ही अरेंज करना है। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन एन, देखिएगा एन तो 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर देखिएगा जो डी है, डी भी 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, और ई 4 बार आ रहा है, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा टर्म ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। 12, अगर ऊपर सिर्फ एक नंबर और होता 12, तो ये पूरा टर्म मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो आप क्या करिए, आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 12 से ही डिवाइड कर दो। तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर में क्या बन गया, 12 फैक्टोरियल। पहले ये बात बताइए, ये समझ में आ गया ना सबको? 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सर ये एक और बारी बता दो, ये समझ नहीं आया। दोबारा बताता हूँ,
ठीक है, देखिएगा ऐसा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ पी, ये वो मेरे को नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं जो पी से स्टार्ट होते हैं, मतलब जो हमारा पहला अल्फाबेट है ना वो पी होगा। तो अब क्या है कि पहली पोजीशन पर तो मैंने पी फिक्स कर दिया, पी पहली पोजीशन पर पी को फिक्स कर दिया, बिठा दिया। अब उसके बाद आगे मेरे पास कितनी पोजीशंस बची हैं, आगे मेरे पास 11 पोजीशन बची हैं, क्योंकि टोटल 12 अल्फाबेट थे, उनमें से एक अल्फाबेट मैंने उठा लिया पी और उसको पहली पोजीशन पर मैंने फिक्स कर दिया। तो आगे की जो 11 पोजीशंस हैं उनमें ये 11 अल्फाबेट्स को ही अरेंज करना है। तो 11 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, इनमें से आप भूल जाइए कि पी बीच में था भी, तो पी को हटा दो बस। आप आपने पी को हटा दिया, अब 11 अल्फाबेट बचे, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन, फिर देखिएगा इसमें n कितनी बार आ रहा है 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल। इसमें d कितनी बार आ रहा है 1 2, तो 2 फैक्टोरियल। इसमें e कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मुझे सिर्फ 11 जो अल्फाबेट्स हैं आगे के उनको अरेंज करना है। फर्स्ट पोजीशन इज रिजर्व्ड फॉर पी, पहली पोजीशन पर पी बैठा रहेगा। बता दीजिए, समझ गए? Yes, sir. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड बता रहा था मैं कि इसमें 12 मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैंने न्यूमरेटर में 12 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 12 into 11 फैक्टोरियल, यानी कि ये सेम टर्म बन जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जो कैलकुलेट करके मैं लिख चुका हूँ 1663200, और इसको 12 से डिवाइड कर दो। अगर 12 से मल्टीप्लाई करा तो 12 से डिवाइड ही करेंगे। तो ये टर्म कितनी आ गई 1663200 मल्टीप्लाई बाई 1/12। ठीक है, तो 12 से जब डिवाइड करेंगे ये 166 है, 12 वन जा 12, 16 माइनस 12 हो गया 4, 46, 46, 12 3 जा 36, 46 माइनस 36 10, 103 आ गया, 12 8 जा 96, 103 माइनस 96 कितना हो जाएगा 7, आगे आ गया 2, 12 6 जा 72, और आगे 2 जीरो लगा दीजिए, तो 138,600। प्रतिदिन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, 138,600। उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट इन हाउ सर अरेंजमेंट्स। हाँ जी, बताइए। सर अगर इस केस में p रिपीटेड होता तो फिर कैसे होता? हाँ जी, अगर इस केस में p रिपीट हो रहा होता ना, तो हम ये करते कि पहली पोजीशन पर तो p फिक्स हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा कि वो जो दो p है ना हमारे पास, उन दो में से एक p को उठा लिया। ठीक है, भाई उन दो में से किसी एक p को उठा लिया और दोनों p बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो पहली पोजीशन पर तो p को फिक्स कर दिया। ठीक है, और बाकी मेरे पास अल्फाबेट्स बचे 11, है ना, तो अब उनको ऐसे ही करते सिंपली 11 फैक्टोरियल अपॉन ये पूरा। मतलब आप ये सोचिएगा कि जैसे यहाँ पर p है, ठीक है, और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि हमारा कोई ऐसा अल्फाबेट बताओ जो सिर्फ एक बार आ रहा है, सी आ रहा है ना एक बार। आप सोचो कि यहाँ पर p होता, समझ गए मेरी बात? आप सोचिए कि यहाँ पर p होता, तो आप अब आप देखिए कितने अल्फाबेट्स है टोटल अल्फाबेट्स 12 फैक्टोरियल है। आपने क्या करना है, आपने इनमें से एक p निकाल लेना है, वो आपकी मर्जी। आप चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, दोनों भी बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो पहली पोजीशन पर तो p फिक्स हो गया। अब बाकी अल्फाबेट्स मेरे पास कितने बचे, बाकी अल्फाबेट्स मेरे पास बचे 11 फैक्टोरियल। तो बस इसी को करना है हमें इस तरीके से, समझ गए? ओके सर। अब मेरी बात सुनो, दो वाला तो समझ में आ गया, लेकिन सोचोगे अगर p 3 होते, अगर p 3 होते तो मैं क्या करता? तो फिर डिनोमिनेटर में मतलब एक p तो मैंने निकाल लिया, एक p तो मैंने निकाल लिया, लेकिन बचे हुए वर्ड्स में दो p बचे हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल आ जाता। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब मैं देखता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है in how many of these arrangements do all the vowels always occur together। ठीक है, मैं इसका सेकंड पार्ट छोड़ रहा हूँ, डू ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। ये आप जानते हैं, बिल्कुल आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। डू ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर कैसे करेंगे? आप जो वॉवल्स हैं उन वॉवल्स को पहले एक अल्फाबेट मान लेंगे। ठीक है, एक अल्फाबेट मान के फिर अरेंजमेंट्स निकालेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई, फिर उन वॉवल्स को आगे पीछे अरेंज करेंगे। करके तो नहीं दिखाना ये?
ये करना अपने आप 16 का सेकंड पार्ट, 16 का थर्ड पार्ट, डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में है इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। आई से स्टार्ट होता है और पी पर खत्म होता है। और मुझे लगता है ये भी आप लोग कर लेंगे। देखिएगा आई कितनी बार आ रहा है इसमें, सिर्फ एक बार, इंडिपेंडेंस, ठीक है। आई सिर्फ एक बार आ रहा है, पी कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है, ठीक। सेकेंड और थर्ड पार्ट आप करेंगे, फोर्थ पार्ट में पहली पोजीशन पर आई फिक्स और आखिरी पोजीशन पर पी फिक्स। तो ये दो नंबर फिक्स हो गए, बीच में नंबर कितने बचे मेरे पास, 10 फैक्टोरियल। तो बेटा ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, और ये दोनों नंबर एक एक बार ही आ रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, करिएगा इसको अपने आप। और उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 पूरा होमवर्क में दे रहा हूँ, जो डाउट्स हो वो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, फिर मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। इतना करना है आप लोगों को, एक्सरसाइज 7.3 और इसके बचे हुए पार्ट्स, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एग्जांपल नंबर 16 के। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। और 10th वाले बच्चे प्लीज अपनी कोई भी अच्छी सी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेज दीजिएगा। ओके सर, ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू ओके Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके।